क्या चुनावी जीत का फैसला सिर्फ बड़ी बड़ी रैलियों की भीड़ से होता है, या इसका असली राज डेटा, जमीनी रणनीति और एक एक वोट की बारीक गिनती में छिपा होता है? चलिए, आज हम इसी की पड़ताल करेंगे, उत्तर प्रदेश की नेहटौर विधानसभा सीट की केस स्टडी के जरिए। ये विश्लेषण इस बात का है कि कैसे 158 वोटों के एक मामूली से अंतर को एक निर्णायक जनादेश में बदला जा सकता है। 258 सुनने में ये महज एक नंबर लगता है। देखिए, राजनीति में जो बड़ी बड़ी जीतें होती हैं वो तो एक कहानी बन जाती हैं, लेकिन 258 वोटों जैसी जीत ये एक विज्ञान है, एक केस स्टडी। ये वो मार्जिन है जो हमें साफ साफ बताता है कि चुनाव दरअसल बूथ पर जीते या हारे जाते हैं, टीवी स्टूडियो में नहीं। और इस एक संख्या के पीछे सैकड़ों परिवारों की उम्मीदें, उनकी चिंताएं और उनके फैसले कैद हैं। आइए इस संख्या के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। और इस विज्ञान की हमारी प्रयोगशाला बनी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की ये सीट, नेहतौर। साल 2022 में ये सिर्फ एक चुनाव क्षेत्र नहीं था, बल्कि एक सियासी रणभूमि थी। एक ऐसी जगह जहां लोकतंत्र की सबसे छोटी लेकिन सबसे ताकतवर इकाई यानी कि एक वोट की असली कीमत तय हुई। तो इस पूरी केस स्टडी का सफर हम कैसे तय करेंगे? सबसे पहले हम 258 वोटों के उस मार्जिन को समझेंगे, फिर नेहटौर के वोटरों की आवाज सुनेंगे, उसके बाद चुनावी गणित को डिकोड करेंगे और फिर उस 4 पिलर वाले ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे जो हार को जीत में बदल सकता है। और आखिर में हम बात करेंगे उस सबसे जरूरी कड़ी की जो एक चुनावी जनादेश को असल शासन में बदलती है। तो हमारी कहानी का शुरुआती बिंदु है 10 मार्च 2022, वो दिन जब वोटों की गिनती शुरू हुई। ये वो 0 पॉइंट है जहां से हमारी पूरी रणनीति का नक्शा तैयार होना शुरू होता है। स्क्रीन पर देखिए, नतीजे तो एकदम साफ हैं, लेकिन असली कहानी वो इस मार्जिन में छिपी है। बीजेपी के ओम कुमार को मिले 38.98% वोट और समाजवादी पार्टी के सहयोगी आरएलडी के उम्मीदवार को मिले 38.86% वोट। अब आप फर्क देखिए, महज 0.12%, यानी सिर्फ 258 वोट। इसको ऐसे समझिए कि अगर एक छोटे से मोहल्ले के भी सारे वोट दूसरी तरफ चले जाते तो नतीजा पूरी तरह से पलट जाता। इतनी ज्यादा बारीक थी ये लड़ाई। नतीजों के इन आंकड़ों से आगे बढ़कर चलिए अब नेहटौर की आत्मा को समझते हैं, वहां के लोगों को। आखिर कौन है ये वोटर और उनके दिल में, उनके जहन में क्या चल रहा है? यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है वही इसकी सियासत की असली चाबी है। नेहटौर एक दलित यानी एससी बहुल सीट है और इसके साथ ही यहाँ करीब 40% मुस्लिम आबादी भी है। ये दोनों समुदाय जब मिलते हैं तो एक ऐसी मजबूत चुनावी शक्ति बनाते हैं जिसे कोई भी पार्टी नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। मतलब साफ है, यहाँ का समीकरण साधने का मतलब है इन दोनों समुदायों का विश्वास जीतना। तो इन वोटरों के असल मुद्दे क्या हैं? जमीन से जो डेटा मिला है वो दिखाता है कि सबसे बड़ी चिंता रोजगार और नौकरियों की है, वो सवाल जो हर घर के युवा के भविष्य से सीधा जुड़ा है। दूसरे नंबर पर आता है दलित सामाजिक न्याय का मुद्दा, जो पहचान और सम्मान की लड़ाई है। और इनके बाद सड़क, पानी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे आते हैं। यानी यहाँ का चुनाव पेट और स्वाभिमान, इन दोनों ही मुद्दों पर लड़ा जाना था। किसी भी चुनावी रणनीति को बनाने से पहले ये समझना जरूरी है कि जमीनी हकीकत तक पहुंचा कैसे जाए। भारत का संविधान हर नागरिक को गरिमा का अधिकार देता है और जमीनी सर्वे करते समय लोगों की निजता और सहमति का सम्मान करना, खासकर डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत, हमारी पहली जिम्मेदारी है। अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और पिछले चुनावों के आईने में देखते हैं कि ये समीकरण कैसे बने और बिगड़े, क्योंकि हर चुनाव की कहानी पिछले चुनावों के नतीजों में छिपी होती है। ये चार्ट देखिए, ये पिछले एक दशक की पूरी सियासी कहानी बयान कर रहा है। 2012 में जहां बीजेपी सिर्फ 12 से 13% पर थी, वहीं 2017 में उसने 41% का एक जबरदस्त उछाल मारा और 2022 में भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने 2017 और 2022 में यहां अपना उम्मीदवार नहीं उतारा और वोट सहयोगी दलों में बंट गया। ये तस्वीर हमें बिल्कुल साफ दिखाती है, एक तरफ बीजेपी का संगठित उभार है और दूसरी तरफ विपक्ष के वोटों का बिखराव। तो इसका निचोड़ क्या है? डेटा चीख चीख कर एक ही बात कह रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर था, खासकर जाटव, दलित और मुस्लिम, वो गठबंधनों के बीच झूलता रहा। अब चुनौती सिर्फ चुनावी गणित को सुधारने की नहीं है, बल्कि अपने उन पारंपरिक वोटरों का भरोसा वापस जीतने की है जो कहीं छिटक गए।
ये एक सियासी नहीं बल्कि एक भावनात्मक वापसी की लड़ाई है। तो सवाल ये है कि इस बिखराव को समेटा कैसे जाए, इस भरोसे को दोबारा जीता कैसे जाए। यहीं पर डेटा और ज़मीनी हकीकत दोनों मिलकर एक ठोस रणनीति को जन्म देते हैं। इसे हम कह सकते हैं जीत का 4 स्तंभीय ब्लूप्रिंट। ये 4 स्तंभ हैं। पहला चुनावी, दूसरा संगठनात्मक, तीसरा कथात्मक यानी नैरेटिव और चौथा संसाधन। एक बात याद रखिए, हर स्तंभ दूसरे से मजबूती से जुड़ा है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला पिलर चुनावी रणनीति। यहाँ लक्ष्य एकदम साफ है, दलित और मुस्लिम बस्तियों पर लेजर फोकस के साथ माइक्रो टारगेटिंग, सहयोगियों के साथ एक ऐसा गठबंधन बनाना जो एक भी वोट बिखरने न दे, युवा और महिलाओं को, खासकर जाटव समाज की महिला लीडर्स को आगे लाना, और सबसे बड़ा टारगेट दलित मुस्लिम वोटिंग टर्नआउट में कम से कम 5 से 10% की सीधी बढ़त हासिल करना। दूसरा और शायद सबसे अहम पिलर संगठन, क्योंकि देखिए अच्छी से अच्छी रणनीति भी जमीन पर बिना सेनापतियों के खोखली साबित होती है। इसका मतलब है हर गांव, हर मोहल्ले में संगठन को नए सिरे से खड़ा करना, हर एक बूथ पर मजबूत कमेटियां बनाना और उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग देना। और चुनाव से 1 महीना पहले तक एक भी बूथ ऐसा नहीं होना चाहिए जहां अपनी टीम तैनात ना हो। 100% कवरेज, कोई समझौता नहीं। देखिए सिर्फ रणनीति बना लेना ही काफी नहीं होता, उसे जमीन पर उतारने के लिए एक टाइमलाइन चाहिए, एक वॉर रूम प्लान। और ये है वो 90 दिनों का काउंटडाउन जब हर दिन, हर घंटा कीमती हो जाता है। देखिए ये काम कैसे करता है। पहले 30 दिन उम्मीदवार और गठबंधन को फाइनल करना और जमीन का मोड़ भांपने के लिए सर्वे शुरू करना। अगले 30 दिन बूथ की फौज खड़ी करना और छोटी छोटी बस्तियों तक सघन संपर्क अभियान चलाना। फिर आखिरी महीना कैंपेन अपने चरम पर, बड़े बड़े रोड शो, घोषणा पत्र। और आखिरी के 2 हफ्ते, ये है वोटर को भरोसा दिलाने का दौर, जब उम्मीदवार खुद हर समाज के बड़े बुजुर्गों से मिलता है। और फिर आता है कयामत का दिन, पोलिंग डे, जब सिर्फ एक ही काम होता है, एक एक वोटर को घर से निकालकर बूथ तक लाना। लेकिन ये सारी मशीनरी, ये सारा डेटा और ये सारी रणनीति एक चीज के बिना बिल्कुल अधूरी है, वो मानवीय चेहरा जो इस पूरी कवायद का केंद्र है, यानी उम्मीदवार। और चुनाव जीतने का असली मकसद, यानी जनता के लिए शासन। एक आदर्श उम्मीदवार सिर्फ एक चेहरा नहीं होता, वो जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक होता है। उसका आचरण, उसकी नीतियां और जनता से संवाद करने का उसका तरीका, ये सब शासन की नींव रखते हैं। एक जिम्मेदार नेता के लिए सार्वजनिक जीवन में गरिमा और पारदर्शिता बनाए रखना, संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करना सबसे जरूरी है। तो नेहटौर के लिए कैसा चेहरा चाहिए? रिसर्च के मुताबिक एक धरती का बेटा या धरती की बेटी लीडर, एक युवा या मध्यम आयु का दलित चेहरा जिसकी जड़ें नेहटौर की मिट्टी में हों, पढ़ा लिखा हो, तकनीक का इस्तेमाल करना जानता हो, और सबसे जरूरी, जिसकी छवि ईमानदार और जमीन पर काम करने वाले नेता की हो। ऐसा ही एक चेहरा बिखरे हुए समाज को फिर से जोड़ सकता है। और यही हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या डेटा से निकली एक रणनीति, जमीन पर पसीना बहाने वाला एक संगठन और लोगों से जुड़ा एक विश्वसनीय चेहरा, ये तीनों मिलकर 558 वोटों की हार को एक मजबूत जनादेश में बदल सकते हैं? इस सवाल का जवाब सिर्फ नेहतौर का नहीं, बल्कि भारत की आने वाली राजनीति का भविष्य भी तय कर सकता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचक क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0800 420 401 602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।